हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी स्टेज 1 सैट की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली ना आज के इस सेशन में हम एक और मेजर सवाल का जवाब पता करेंगे। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई ये मैटर किस चीज़ का बना होता है। प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था। प्रीवियस सेशन में हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब पता किया था कि भाई मैटर क्या है, और आज के इस सेशन में हम ये पता करेंगे कि मैटर किस चीज़ का बना हुआ है। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, और इस सेशन में हम पता करेंगे एक और मेजर सवाल का जवाब। और सवाल क्या है कि व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, कि मैटर किस चीज़ का बना होता है। अब इसके पहले कि हम ये पता करें कि मैटर किस चीज़ का बना होता है, क्यों ना प्रीवियस सेशन में जो हमने मैटर की एक प्रॉपर ऑथेंटिक डेफिनेशन पढ़ी है उसको हम रिवाइज कर लें। रिवीजन देखो, रिवीजन ज़रूरी होता है क्योंकि एक ना कनेक्टिंग लिंक बन जाता है। प्रीवियस सेशंस में आपने जो भी कहानी पढ़ी है, इस सेशन में, अगले सेशन में आप जो भी कहानियाँ पढ़ोगे ना, उनके बीच में एक प्रॉपर कनेक्टिंग लिंक बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि प्रीवियस सेशन में जो भी पढ़ा है उसको पढ़ करके भूल गए, आज के इस सेशन में हम जो पढ़ेंगे बस उसी को हम याद रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। प्रॉपरली कनेक्शन आप बोल सकते हो कि करते बनना चाहिए आप लोगों को। इसीलिए तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी मैटर की, कि एनीथिंग दैट हैज सम मास और ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय वन ऑफ आवर 5 सेंसेस इज टर्म्ड एज व्हाट, मैटर। यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसका कि एक मास हो, एक भार हो, जिसकी एक वॉल्यूम हो। वॉल्यूम होने का मतलब क्या है कि वो एक जगह ऑक्यूपाई करे, एक जगह को घेरे, और साथ ही साथ हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, तो पांचों सेंसेस में से किसी भी एक सेंस से हम क्या कर सके, उस चीज को फील कर सके, तो भाई उस चीज को ना मैटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैटर की हमने ये एक प्रॉपर बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कहाँ, अपने प्रीवियस सेशन में। और इसके अलावा हमने प्रीवियस सेशन में मैटर का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। मतलब हमको एक जनरल आइडिया मिल गया था कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है ना, कि मैटर के एक्चुअली 2 क्लासिफिकेशन है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे है, जिसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, मतलब पेस्ट पर बेस्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? मैटर के फिजिकल स्टेट के ऊपर, है ना। और फिजिकल स्टेट के हिसाब से मैटर को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है या कैटेगराइज किया गया है, और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। वहीं अगर हम बात करेंगे किसकी, केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे मैटर को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। बाद में जाकर के और आपको कई सारे कैटेगरीज दिखाई देती हैं प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के, वो अलग कहानी है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़नी नहीं, वो हम कवर करेंगे अपने अगले चैप्टर में, खत्म करो उसको। हाँ, तो इस चैप्टर में हमको सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में बात करनी है। ये तो हमने पढ़ाई था प्रीवियस सेशन में। इसके अलावा हमने मैटर के कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, है ना। तो सॉलिड अगर कोई चीज़ हो, लिक्विड अगर कोई चीज़ हो, तो उसके लिए मानना कि हाँ ये मैटर है, इसका मास है, इसकी वॉल्यूम में जगह ऑक्यूपाई करता है, 5 में से किसी भी एक सेंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, ये मानना हमारे लिए आसान होता है। बट व्हेन इट कम्स टू गैसेस या एयर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो उसको भी समझाने के लिए मैंने आपको 2 बहुत ही बेसिक एक्टिविटी जो है ना, आप बोल सकते हो कि एक्सप्लेन करी थी कि आप कैसे समझ सकते हो कि भाई गैस और एयर भी क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि गैसेस और एयर का भी क्या होता है, अपना एक मास होता है। ऑल्दो बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि ओडरलेस होती हैं, है ना, कलरलेस होती, जिनको मतलब आप बोल सकते हो कि ना आप उनको स्मेल कर सकते हो, ना आप उनको देख सकते हो, बट स्टिल एयर और गैसेस की अगर हम बोलें तो उनका मास होता है, उनकी वॉल्यूम है, यानी कि वो जगह घेरते हैं। तो कुल मिलाकर के गैसेस और एयर भी क्या है, मैटर ही है। आई बात समझ में?
अब मुद्दा ये आता है कि भाई ये मैटर किस चीज़ का बना होता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये जो सवाल है ना, कि ऐसा नहीं है कि इस सवाल का जवाब जो है ना हमें पिछले कुछ सालों में मिला है, कि 1 साल पहले 2 साल पहले डिस्कवर किया गया है कि हाँ भाई मैटर इस चीज़ का बना होता है। नहीं, ये जो सवाल है ये बहुत पहले से हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उनको बहुत परेशान कर रहा था कि भाई मैटर किस चीज़ का बना होता है। सभी के सभी इंडियन फिलोसोफर्स इस जुगाड़ में थे कि पता चल जाए कि भाई ये पेन जिससे हम लिख रहे हैं, है ना, जो स्याही है हमारी, उस समय तो वो मोर के पंख नहीं चलते थे, मोर के पंख को स्याही में डुबो करके वो वाला कंसेप्ट था। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, पेजेस हैं, जो भी हैं, ये किस चीज़ के बने हुए हैं। फिर इसके बाद में एक अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकला कि जो भी मैटर है ना वो बना होता है इन 5 बेसिक एलिमेंट्स का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस सेशन में, उतना डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि हमारा टॉपिक वो अलग था। मैंने आपको बताया था कि जैसे जब किसी की डेथ होती है, क्रिमेशन होता है, क्रिमेशन के बाद में हम बोलते हैं कि वो 5 तत्वों में विलीन हो गए हैं। तो 5 तत्वों में विलीन होने का मतलब क्या है? वो 5 तत्व कौन से हैं कि जिन 5 तत्वों के, तत्व मतलब कि एलिमेंट्स, जिन 5 एलिमेंट्स की बॉडी बनी है, एक ह्यूमन बॉडी जिन 5 एलिमेंट्स की बनी है, उन्हीं एलिमेंट्स में क्या हुआ है, ह्यूमन बॉडी जाकर के मिक्स हो चुकी है। आई बात समझ में? तो 5 तत्व में विलीन हो जाने का मतलब क्या है कि जिन 5 तत्वों से, जिन 5 एलिमेंट से ह्यूमन बॉडी बनी है, उन्हीं 5 एलिमेंट्स में ह्यूमन बॉडी क्या हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। आई बात समझ में? एयर, वाटर, फायर, स्काई, हो गया क्या? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये क्या है? ये 5 तत्व हैं जिसका आप बोल सकते हो कि एक मतलब ये सभी 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनका कि एक मैटर बना होता है। आई बात समझ में? ये कहाँ की खोज थी? तो ये हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे कई सालों पहले, उन्होंने अपना बहुत जो है ना अपने दिमाग का मैक्सिमम यूज करके, यूटिलाइज करके आप बोल सकते हो कि एक कंक्लूजन ये निकाला था कि भाई एक जो मैटर है ना वो बना होता है इन 5 बेसिक एलिमेंट का, कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हर एक चीज क्या है? मैटर है। हमारे अंदर क्या है, मतलब हम भी क्या है? एक मैटर है हमारे अंदर। आप बोल सकते हो कि ये सभी क्या है? ये 5 बेसिक एलिमेंट्स है। इसीलिए जब डेथ के बाद क्रिमेशन होता है, जब बॉडी गायब हो जाती है ना, तो बॉडी गायब कहाँ हो रही है? तो जो 5 बेसिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं 5 एलिमेंट्स में क्या हुआ है? बॉडी जाकर के मिक्स हो चुकी है। अर्थ, एयर, फायर, स्काई और वाटर में जाकर के बॉडी मिक्स हो चुकी है। आई बात समझ में? चलो, तो ये तो बात हुई क्या हमारे इंडियन फिलोसोफर्स की, एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स। फिर इन्हीं सब चीज़ों को क्या किया गया? उनकी फिलोसफीज को मॉडिफाई किया गया और अल्टीमेटली ये पता चला, एक अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकाला गया कि भाई जो एक मैटर है ना वो बना होता है पार्टिकल्स से। खत्म बात। एक इतना छोटा सा वर्ड आपको याद रखना है कि भाई मैटर इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? पार्टिकल्स। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि देखो बच्चों, ये जो पेन है ये बना हुआ है बहुत सारे पार्टिकल से, तो आप बोलोगे कि मैम हमें तो दिखाई नहीं दे रहा ये वाला पेन क्या। आप अपने पास सपोज आप नोट्स बना रहे हो ना अभी, तो नोट्स बनाते बनाते आप जो भी पेन यूज कर रहे हो, पेंसिल यूज कर रहे हैं, उसको आप केयरफुली ऐसे ध्यान से देखो, दूर से देखो, पास से देखो, जैसे देखना है वैसे देखो। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि देखो इस पेन में जो आपके पास है और जो मेरे पास है, देखो इस पेन में कितने सारे क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो आप बोलोगे कि मैम नहीं पार्टिकल्स नहीं है, ये कहाँ दिख रहे हैं पार्टिकल्स? पेन तो बढ़िया एकदम स्मूथ है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो ये पेन बना हुआ है कुछ इस तरह के पार्टिकल से। आपके पास एक स्क्वायर छोड़ो, आपके पास एक क्यूब है। आपके पास सिंपल क्या है? ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, आपके पास एक क्यूब है। लेकिन जब आप इस क्यूब को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे ना, तो आपको इस क्यूब का, सेम क्यूब का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। भाई ये जो पंच तत्व वाली मैंने आपको जो फिलॉसफी बताई है ना, ये तब की है जब इस आप बोल सकते हो कि दुनिया में माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। धीरे धीरे एडवांसमेंट होती है, धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजीज आती हैं, फिर उन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, तब जाकर के क्या होता है? एक रियल फैक्ट निकल करके आता है। आई बात समझ में? तो आपके पास अगर एक सॉलिड क्यूब है
उस क्यूब को जब आपने देखा तो दिखा कि अरे वाह कितना स्मूथ है, आहा। लेकिन जब आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो आपको उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे 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 दाने नजर आए। इन दानों को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। आई बात समझ में? इस पेन का भी अगर मैं आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं, ना सिर्फ इस पेन का, जो आपके पास पेन है, पेंसिल है, उसका भी अगर मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊं तो वो ऐसा ही रहेगा। शेप चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। शेप हम बोलते हैं कि चेंज हो जाएगा। इसको इसके ऊपर ही बना दें क्या? ऐसे बना देते हैं। लेकिन जो अपना मुद्दा है ना कि ये पेन किसका बना है, ऐसे ही पार्टिकल्स का बना है, दिखाई नहीं देता, वो बात अलग है। अब जरूरी तो नहीं है कि जो चीज़ हमें दिखाई ना दे वो उसके एग्जिस्टेंस को हम माने ही ना। आई बात समझ में? तो मैटर बना होता है किसका? पार्टिकल्स का। भाई जो आपके पास क्यूब है, ये जो पेन है, ये किसका? ये क्या है? मैटर ही तो है ना। तो मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। दूर से देखने में लगता है कि अरे वाह, जो मैटर है वो बहुत ही स्मूथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स का बना होता है। अगर आप कभी राजस्थान वगैरह घूमने गए हो तो, या अगर कभी आपने मतलब ना भी गए हो, तो जब हम रेत के ढेलों को देखते हैं, है ना, जब हम सैंड हीप को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत बड़े एरिया में ब्राउन पेपर जो होता है ना, जो कि हम अपने नॉर्मल कॉपी किताब पे कवर करते हैं जिससे, तो ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत बड़े एरिया में ब्राउन कवर पेपर जो है ना बिछा दिया हो। इतना स्मूथ लगता है देखने में। लेकिन जब हम उस रेत के पास मतलब उसके रेत के पास जाते हैं हम, तो हमें रियलाइज होता है कि यार जो रेत का जो हमारे पास ढेला है, जो हीप है, वो बहुत छोटे 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 कणों से बना है, सैंड ग्रेन्स से बना है। होता है कि नहीं? दूर से देखेंगे तो लगेगा कि अरे वाह कितना जो है ना स्मूथ है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बड़े एरिया में एक ब्राउन पेपर जो है ना रख दिया हो। लेकिन जैसे ही हम पास जाते हैं रेत के, फिर हमें दिखाई देता है कि अरे इस पे तो बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे से दाने हैं, ग्रेन्स हैं, सैंड ग्रेन्स है, रेत के कण हैं। तो सेम कहानी किसकी है? एक मैटर की भी है। तो दूर से देखने पे ऐसा लगेगा कि अरे वाह कितना जो है ना ये स्मूथ है। लेकिन जब पास से देखोगे, कितने पास से, ये नहीं कि आंख में घुसा लो, जब आप उसके माइक्रोस्कोपिक इसका व्यू देखोगे किसी भी मैटर का, तो आपको असली समझ में आएगी कि ना बाबा इतना स्मूथ भी नहीं है, ये बना हुआ है क्या, कैसे? तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से। आई बात समझ? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस बट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर स्मूथ नहीं होता है। ये स्क्रीन अगर आपको बहुत स्मूथ दिखाई दे रही है कि देखो मैं स्क्रीन के ऊपर अपना जो हाथ है वो कितने अच्छी तरह से क्या कर पा रही हूँ, ग्लाइड कर पा रही हूँ, लेकिन सच तो यह है कि अगर स्क्रीन को मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देख लिया ना, तो बहुत सारे ऐसे ही पार्टिकल्स दिखाई देने वाले हैं। तो मैटर कंटिन्यूअस नहीं है, इंस्टेड इट इज कंपोज्ड ऑफ many small or you can say tiny particles. In fact, all matter in the universe, in this universe is made up of small particles. ये बात सिर्फ इस पेन, इस क्यूब, इस स्क्रीन की नहीं है, इस बोर्ड की नहीं है। दुनिया में आपको जो भी, दुनिया क्या, पूरे ब्रह्मांड में आपको, यूनिवर्स में आपको जो भी आपके पास मैटर है, वो सभी मैटर किसका बना हुआ है? स्मॉल पार्टिकल्स का ही बना है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमारे आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सब क्या है? मैटर ही तो है ना। और अगर वो मैटर है तो वो किसका बना होगा? टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स का बना होगा। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो किसकी बनी हुई है? स्मॉल पार्टिकल्स की ही बनी हुई है। इट एग्जिस्ट, इट का मतलब क्या है यहाँ पे? मैटर एग्जिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये कहानी है प्रीवियस, आप बोल सकते हो कि एंशिएंट टाइम्स की, हमारे इंडियन फिलोसोफर्स की फिलोसफी है ये। उसी को फर्दर मॉडिफाई किया गया और बताया गया कि भाई मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, इंस्टेड इट इज मेड अप ऑफ मैनी टाइनी पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, आर अर्थ, ओशियंस, माउंटेन्स, सन, मून, स्टार्स, our body, our house, chair, table, this book, etc. everything is made up of particles. यहाँ पे बोला गया ना कि everything जो भी हमारे पास मतलब हमारे आसपास है वो सब किसकी बनी है? टाइनी पार्टिकल्स की बनी है। पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है वो किसका बना है? पार्टिकल्स का बना है। तो ब्रह्मांड में होता क्या है? प्लैनेट्स है, अर्थ है, ओशंस है, पहाड़ है, नदियां हैं, सन है, मून है, स्टार्स है, हमारी खुद की बॉडी है, घर है, चेयर है, पेन है, सब कुछ है। ये सब किसका बना है? ये सब कुछ है क्या? मैटर है। और मैटर किसका बना है? पार्टिकल्स का बना है। आगे बढ़ते हैं। These particles which make up all the matter around us are either atoms or molecules. क्या ये समझ में आया कि बार बार हम बोल रहे हैं कि सभी मतलब
जो भी आपके पास मैटर है वो किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है। लेकिन एग्जैक्टली ये पार्टिकल्स हैं क्या? तो क्लास 9th में आपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, या कुछ बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, है ना भाई। क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, क्लास 10th के बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जो हमारे और जूनियर स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास के बच्चे जो कि NTSC के एस्पायरेंट्स हैं, तो वो भी जो है ना वो थोड़े और देर में पढ़ेंगे, क्लास 9th में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ, इसीलिए हमेशा से यही बोला गया है NTSC के हर एक सेशन में कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना उसको हम बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर होगा ना तभी आपको किसी भी टॉपिक का एडवांस लेवल समझ में आएगा, उसका एडवांस फॉर्म समझ में आएगा। एडवांस लेवल पे जाने का मतलब ये नहीं कि 10th का बच्चा जो है 11वीं की बुक लेकर के बैठ जाएगा केमिस्ट्री की, कि जब 11वीं का हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब जाकर के हमारा NTSC निकलेगा स्टेज 1 स्टेज 2, ऐसा नहीं होता है। जो टॉपिक है आपके पास, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, उसी टॉपिक का आपको क्या करना है, एडवांस लेवल पढ़ना है। 11वीं 12वीं की बुक्स उठा करके नहीं पढ़नी है। ये मिसकंसेप्शन दूर होना चाहिए आपका, और ये दूर होगा जैसे जैसे हम क्या करेंगे ना। अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें चल रही हैं जो आपने प्रीवियस सेशन में समझाया, जो आप आज समझा रहे हो, लेकिन ग्रेजुअली हम कहाँ मूव करेंगे, एडवांस लेवल पे मूव करेंगे। और जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको समझ में आएगा कि सही बात है, जो हमें मैम ने चीज़ें पढ़ाई हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर क्या बनने वाले हैं, क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर सवाल बनते आए हैं। ऐसा नहीं कि अब बनेंगे, नहीं। जो पिछले सालों में जितने भी NTSC के एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, आप बोल सकते हो, उन सभी आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके ही हमने क्या करा है। सिलेबस तो प्रोवाइड किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पढ़ाना किस तरीके से है वो हमने पेपर्स को एनालाइज करके ही जो है ना पता किया है। आई बात समझ में? तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बेसिक तो आपको पढ़ना ही होगा, आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप एडवांस लेवल पे स्विच कर पाओगे। अगर मैं अभी से जो है ना आपको हायर लेवल का पढ़ा दूँ तो आपके सब सर से जो है ना एकदम बाउंस होकर के निकल जाएगा बाहर, कुछ अंदर घुसेगा ही नहीं। घुसाना है भाई, निकालना नहीं है सर के बाहर, घुसाना है दिमाग में। तो इसीलिए बेसिक लेवल पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका हम बोल रहे हैं कि मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है, तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, या तो एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, हम सब क्या है, मैटर ही हैं। मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा ये बताओ ये जो पेन है ये किसका बना है, ये एक मैटर है, आप बोलोगे यस मैम। इतना पढ़ लिया है तो ये तो क्लियर हो चुका है कि हाँ ये मैटर है। और आप तो बार बार इसी पेन का एग्जांपल दे रहे हो, तो ये पेन तो डेफिनेटली क्या है, मैटर है। कोई और हो ना हो ये तो ज़रूर है। चलो, तो ये पेन मैटर है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स का बना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये हैं क्या, तो आप बोलोगे कि मैम पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एटम्स आप बोल सकते हो कि मैटर की ना एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक छोटी इकाई होती है। यूनिट मतलब कि इकाई। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आप बोल सकते हो कि एटम। अब आप बोलोगे कि मैम फिर ये मॉलिक्यूल्स क्या है। अगर आप बोल रहे हो कि पार्टिकल्स एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो फिर मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं। जब एटम्स ही आपस में झुंड बना लेते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो उस कलेक्शन ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सपोज 5 एटम्स हुए या 5 छोड़ो, अगर 2 एटम्स हुए, ठीक है ना, दोनों एटम्स के बीच में क्या हो गई है, गहरी बॉन्डिंग हो गई है, उनके बीच में फ्रेंडशिप हो गई है, तो उन 2 एटम्स का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ही होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, एटम्स का ही ग्रुप होते हैं। तो मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, एटम हो जाएगी। एटम्स ही क्या करेंगे, जब आपस में एक झुंड बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और ऐसे जब बहुत सारे झुंड बन जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सीधी सी बात है। तो एक मैटर में या तो एटम होगा, मतलब एटम्स होंगे, या मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसके बाद में हमें ये पता करना है कि क्या सच में एक मैटर पार्टिकल्स का बना है। ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हमें चाहिए क्या, कि डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब हम एक लिक्विड में एक सॉलिड को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। डुबाना मतलब डिसॉल्व करना।
कि टेक अ बीकर, बीकर ले लो, कोई भी एक छोटा सा वेसल ले लो, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, उसको आधा जो है ना पानी के साथ भर लो, मार्क द लेवल ऑफ द वाटर इन द बीकर, और बीकर में पानी का जो भी लेवल आपने डाला है उस लेवल को आप मार्क कर लो। एड सम शुगर टू द वाटर एंड डिजोल्व इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, और एक ग्लास रॉड से आप क्या करो, मतलब आपने क्या लिए, शक्कर लिए ना, तो उस शक्कर को जो आपने पानी लिया है कंटेनर में, उस पानी में घोलने की कोशिश करो। और ऑब्वियस सी बात है भाई, जब गर्मियों का मौसम आता है ना, हम क्या करते हैं, शिकंजी बनाते हैं हम, डिफरेंट स्क्वैशेस वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी में सबसे पहले तो जा करके चीनी घोलते हैं। तो चीनी को, शुगर को घोलने के लिए हम क्या करते हैं, चम्मच से अच्छी तरीके से पानी में शक्कर को स्टर करते हैं, चलाते हैं, है ना। चलाने से क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो पूरी की पूरी शुगर है वो पानी में जाकर के डिसॉल्व हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी आपको ऐसे ही करना है कि आपको एक बीकर लेना है, एक वेसल लेना है, जिसमें कि आपको उसको आधा भरना है पानी से, फिर उसमें आपको थोड़ी सी क्या डालनी है, शक्कर डालनी है, और उस शुगर को आपने डिसॉल्व करना है एक ग्लास रॉड की मदद से। भाई केमिस्ट्री कर रहे हो, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो अब चम्मच से काम नहीं चलेगा, अब आपको ग्लास रॉड चाहिए है। एनीवेज, यू विल सी दैट द शुगर हैज डिसअपीयर्ड बट देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर। इसको अगर हम डायग्राम से समझे, जैसे कि आपके पास क्या है, ये एक बीकर है, इसमें आपने क्या लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, पानी के जो, भाई पानी भी क्या है, लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, मैटर होता है, पानी भी एक मैटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी के पास भी क्या होंगे, सपोज पार्टिकल्स होंगे। भाई पानी अगर एक मैटर है, तो मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है। पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि जो पानी है वो किसका बना है, मॉलिक्यूल्स का बना है। तो क्यों ना यहाँ पे हम पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ा सा क्या करें, मार्क कर दें। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है कुछ इस तरीके से। तो जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, सब गोले गोले गोले, ये क्या है, ये सभी के सभी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। आई बात समझ में। अब आप इसमें शक्कर या नमक कुछ भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला है कि शुगर डालना है तो शुगर ही डाल के हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, नहीं, नमक भी डाल सकते हो। ठीक है, अगेन नमक क्या है भाई, नमक भी तो एक मैटर है, और अगर वो एक मैटर है तो वो डेफिनेटली किसका बना होगा, पार्टिकल्स का बना होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा नमक है वो भी किसका बना है, पार्टिकल्स, मतलब मानना क्या है ही ये बात सही में। ठीक है, तो आप बोलो कि यहाँ पे क्या है, नमक है इस चम्मच में, और नमक के ये क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो ब्लू कलर के जो बॉल्स हैं वो क्या है, पानी के पार्टिकल्स हैं, और नमक, ये जो रेड कलर के आपको बॉल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये नमक के या शुगर के पार्टिकल्स हैं। ब्लू वाले पानी के पार्टिकल्स और रेड वाले नमक या शक्कर के पार्टिकल्स। क्या ले लें, नमक ले लें क्या, चलो नमक ले लेते हैं, नमक के पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके बाद में हुआ क्या कि हमने करना क्या था कि हमने चम्मच से डालनी थी नमक पानी में और उसको अच्छी तरीके से घोलना था। कैसे डिसॉल्व करना था, अच्छा हाँ, उसके भी पहले हमको क्या बोला गया है कि हम यहाँ पे ना लेवल मार्क कर देंगे। किस चीज़ का लेवल, कि भाई आपके वेसल में, आपके बीकर में आपने पानी डाला है ना, तो पानी आप बोल सकते हो कि किस लेवल पे आया है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक लाइन बना दी है, और ये लाइन हमको क्या बता रही है कि इस लाइन तक क्या है, पानी का लेवल है। मार्क हमने बना दिया है। अब हमने क्या करा, चलो अब एक काम करते हैं, अब इस पानी में हम जो हमारा नमक है उसको हम घोल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ये बना दिया क्या, पानी के पार्टिकल्स। अब जब नमक आएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो भी आ जाएंगे, है ना। देखो यहाँ से आ रहे हैं सॉल्ट के पार्टिकल्स। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, एक मिनट में ड्रॉ कर लूँ, इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास अल्टीमेटली बीकर आने वाला है, यहाँ पे आपके पास सिंपल बीकर में पानी था, यहाँ पे आप बीकर में पानी में नमक डाल रहे थे, यहाँ पे आपने क्या करा है, ग्लास रॉड की मदद से नमक को पानी में घोल दिया है। घोलने से हुआ क्या, यहाँ पे जब आपने पानी में नमक नहीं घोला था तो आपने बीकर में पानी का लेवल कितना आ रहा है वो आपने मार्क करा था। वो मार्क ऑलरेडी है, ठीक है ना। वो मार्क कहाँ है, अरे ये तो ज़्यादा ही हो गया, मार्क कहाँ है, वो यहाँ है। अब आप बोलोगे कि मैम पहले भी मार्क किया था पानी में, और जब हमने इस पानी में नमक ऐड किया तो भी जो मार्क है वो यहीं का यहीं है। भाई मार्क देखो, मार्क तो चेंज नहीं होगा, मार्क जहां आपने बनाया है बीकर में वो वहीं का वहीं रहेगा।
चेंज क्या होने वाला है, पानी का लेवल होने वाला है चेंज। हमने यहाँ पे जो मार्क बनाया है वो मार्क क्यों बनाया है, क्योंकि ये मार्क इंडिकेट कर रहा है बीकर में पानी का लेवल। जब हमने इस सेम पानी में क्या करा है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है, नमक घोल दिया है, डाला क्या, घोल ही दिया है, तो भी ये जो मार्क है ना, ये मार्क अभी भी क्या कर रहा है, सेम पानी का लेवल इंडिकेट कर रहा है। भाई हमारे दिमाग में क्या होता है, जब भी हम किसी एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज डालते हैं तो उसका लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, आपके पास सूप है, ठीक है, ठंड का मौसम आ रहा है, सूप है आपके पास। अब सूप काफ़ी कम है और आपके पास फैमिली मेंबर्स ज़्यादा, तो आप क्या करते हो, उसमें मिलावट करते हो। मिलावट कैसी, आप उसमें गर्म पानी डाल देते हो, तो इससे क्या होता है, सूप का लेवल बढ़ जाता है। सूप का लेवल बढ़ने का मतलब क्या है कि सूप की क्वांटिटी बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं, सूप में अगर आप पानी डालोगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यूजुअली हमारे दिमाग में यही होता है कि जब हम एक चीज़ में दूसरी चीज़ डालेंगे तो जो टोटल क्वांटिटी है, जो आप बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम है, वो क्या होने वाली है, वो बढ़ने वाली है। यहाँ पे हमने क्या करा था, एक मार्क बना करके पानी का जो लेवल है बीकर में वो मार्क कर दिया था। लेकिन जब हमने इस सेम पानी में 1 चम्मच नमक डिसॉल्व किया है तो पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा? पानी का लेवल पहले भी यही था और 1 चम्मच नमक घोलने के बाद भी यही था। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फिगर को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल पानी के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे आपको सिंपल नमक के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पानी और नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बढ़िया तरीके से क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? खुद ही देखो ना, कितने सारे यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहे होंगे, ब्लू कलर के पार्टिकल्स। ब्लू कलर के पार्टिकल्स क्या हैं भाई? पानी के पार्टिकल्स हैं। और इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में आपको नमक के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो हुआ क्या, पानी का लेवल आखिर बढ़ा क्यों नहीं 1 चम्मच नमक को डालने के बाद? नमक क्या, तुम शक्कर डाल के भी जो है ना ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फिर भी पानी का लेवल चेंज नहीं होगा। जो मार्क आपने बनाया था, सेम मार्क पे क्या होगा, पानी का लेवल आएगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि भाई पानी और नमक दोनों ही पार्टिकल्स के बने हैं, और दोनों ही मतलब आप बोल सकते हो कि नमक के पार्टिकल्स और पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में जाकर के मिक्स हो जाते हैं। पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या थी, इनफ स्पेस थी। एक बात बताऊं, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जो एक ऑटो रिक्शा वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपको जाना है सपोज कहाँ, मार्केट जाना है, तो आपने क्या करा है कि आज जो है ना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, आज हम ऑटो रिक्शा से जाएंगे। तो आप खड़े हो स्टॉप पे, आया एक ऑटो रिक्शा, अब आप देख रहे हो कि ऑलरेडी उस रिक्शा में बिल्कुल भी जगह नहीं, लेकिन फिर भी जो ड्राइवर है वो बोल रहा है कि अरे आ जाओ साहब आ जाओ, बन जाएगी जगह। आई बात समझ में? अब अगर तो रिक्शा में जगह बनी तो आप बैठोगे, नहीं बनी तो क्या होगा, आपको वो रिक्शा छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर रिक्शा में जगह है तो क्या हो जाओगे, आप उसमें जाकर के बैठ जाओगे, और आप बैठोगे कहाँ, तो जो बाकी पैसेंजर्स हैं, जो बाकी सवारी हैं उस रिक्शा में, उनके बीच में जाकर के आप उनके साथ मिक्स हो जाओगे, है कि नहीं। सपोज आप और आपके 4 दोस्त सबके सब कहाँ जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, और सामने से क्या आया, एक रिक्शा आया है, या रिक्शा छोड़ो एक बस आ गई है, तो बस में जगह है, बस में आप सभी के सभी जो दोस्त हैं आपके वो सब क्या हो गए, चढ़ गए हैं। तो अब हुआ क्या कि आप और आपके दोस्त बस में जो बाकी पैसेंजर्स थे उनके साथ जाकर के मिक्स हो गए हैं। ये मिक्सिंग का पॉसिबल हुई जब बस में जगह थी। अगर बस में जगह ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे जाओगे बस में, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली पानी का जो लेवल है वो नहीं बढ़ा, जो मार्क आपने बनाया था वही मार्क आपको बाद में भी देखने को मिल रहा है, मतलब उसी मार्क पे क्या आ रहा है, पानी का सेम लेवल आ रहा है, पानी का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। 1 चम्मच नमक 1 चम्मच शक्कर डालने के बाद भी पानी का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई बाकायदा पानी के पार्टिकल्स और नमक के पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, आपस में मिक्स हो चुके हैं। मिक्स कैसे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जगह थी, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह थी, और जहाँ जगह होती है वो वहीं पे आप बोल सकते हो कि उस जगह को घेरा जाता है। तो नमक के पार्टिकल्स उसी जगह में जाकर के बैठेंगे, मतलब
पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस है ना, उसी स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? नमक के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो होगा क्या भाई, जगह भर दी है ना। जैसे कि बस में जगह थी, जगह है तो पैसेंजर्स आते जा रहे हैं और वो पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं? उस खाली जगह को भरते जा रहे हैं, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। अब सपोज जगह ही नहीं बची तो क्या होगा? जैसे आपने नॉर्मल किसी कॉमेडी पिक्चर में देखा होगा कि जो पैसेंजर्स हैं वो बस के बाहर लटकते रहते हैं, बस के ऊपर जो छत होती है उस पर जाकर के बैठ जाते हैं, वो सीन होता है। लेकिन वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि अंदर जगह नहीं है। जब जगह होती है तो ही उसे घेरा जाता है, जब जगह ही नहीं होगी तो फिर आप घेरोगे किसको? तो यहाँ पे हुआ क्या, पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स थे, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह थी और उसी जगह को जाकर के नमक के पार्टिकल से घेर लिया, तो बस खत्म बात, लेवल बढ़ा ही नहीं। तो इस छोटी से एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया भाई? तो कंक्लूजन आपके सामने कुछ इस तरीके का है कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, रादर इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। शुगर, या आप इसको ऑब्लिक करके सॉल्ट भी लिख सकते हो, शुगर ऑब्लिक सॉल्ट contains a large number of separate particles. These particles, when dissolved in water, occupy the vacant spaces between the particles of water. Therefore, the water level of the beaker did not rise. Had sugar या salt been continuous like a block of wood, the water level in the beaker would have risen. आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली मैटर के पास क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई है। और ये पार्टिकल्स ही क्या करते हैं? बेसिकली एक मैटर को बनाते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, अब द मैटर इज मेड अप ऑफ, अच्छा अब बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पेन है ये बना हुआ है बहुत सारे पार्टिकल्स का, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं कि यार ये पार्टिकल्स का मतलब बना तो हुआ है लेकिन मतलब दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो दरअसल बात यह है कि ये पार्टिकल्स होते ही बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि दिखाई ही नहीं देते। अब जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है उसको विश्वास करना, उसको मानना कि हाँ भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, डिफ़िकल्ट तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मुझे मेरी टीचर ने पहली बार समझाया था कि भाई मैटर बना होता है बहुत सारे पार्टिकल्स का, तो मेरे लिए भी मानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि भाई इतना स्मूथ दिखने वाला जो मैटर है वो पार्टिकल्स का कैसे बना हो सकता है। लेकिन सच तो सच है, दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, आखिर ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं भाई? तो द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। अभी तक मैं आपको क्या समझा रही थी कि अगर इस ब्लॉक को आप देखोगे तो ये क्यूब आपको बड़ा ही स्मूथ शाइनी दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने आपको चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए बोला था कि हाँ माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे ना तो आपको ऐसे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। लेकिन अब क्योंकि आप समझ चुके हो कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट से हमने ये चीज़ समझ भी ली है, एक एविडेंस भी हमारे पास आ चुका है, तो अब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाओ और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच करके ये समझने की कोशिश करो कि भाई एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी मैटर के पार्टिकल्स को देखना बड़ा मुश्किल होता है। ये शुरुआत में मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बता रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे देखोगे तो स्मूथ दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से जाके देखोगे तो पार्टिकल्स दिखाई देंगे। लेकिन अब क्योंकि आपकी समझ उस लेवल तक पहुंच गई है तो अब ये बात अपने दिमाग में बिठाओ कि यार जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी उनको देखना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। What we actually see is an aggregate of tiny particles, और जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है? बेसिकली टाइनी पार्टिकल्स का एक एग्रीगेशन है। ये टाइनी पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं? आकर के इकट्ठा हो गए हैं, एग्रीगेट हो चुके हैं, और वही एग्रीगेशन आपको जो है टाइनी पार्टिकल्स का दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 10 to the power 21 molecules of water. Can you imagine that? एक छोटी सी पानी की बूंद ले लो, आपके स्टडी टेबल में बॉटल रखी होगी,
या ग्लास रखा होगा जिसमें पानी होगा, उस पानी की आप एक छोटी सी बूंद अपने पाम पर लो, अपनी हथेली पर लो, और उस छोटी सी बूंद के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको आज ये मिली है कि उस छोटी सी टाइनी सी वाटर ड्रॉपलेट में 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स का मतलब समझते हो? चलो मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये सब क्या है? ये इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। कहाँ? एक छोटी सी पानी की बूंद में, जिसको कि आप अभी अपने हाथ में लेकर के बैठे हो, जो शायद पानी पीते समय हमारे होंठ पे रह जाती, मुंह में रह जाती है, कहीं फेस पे कहीं रह जाती है। उस छोटी सी बूंद में इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा ये नंबर देख करके कि सच में यार मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि उनको इवन एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। वो तो अब टेक्नोलॉजीज हाँ हैं, इतनी एडवांसमेंट हो चुका है तो पॉसिबल हो रहा है, लेकिन हाँ मुश्किल तो होता है। अब इसको भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पर्पल कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस एंड वाटर इज अ लिक्विड। हमने दो चीज़ें ली हैं। पहला हमने लिया है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि क्या होता है, एक बेसिकली एक केमिकल ही होता है। जब हो सकता है कि आपने केमिस्ट्री लैब में इसको देखा हो, बड़ा सुंदर सा कलर होता है इसका, या नहीं देखा हो तो आगे जाकर के देख लोगे, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि 11th-12th में आपको पोटेशियम परमैंगनेट का काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट आप बोल सकते हो कि ये पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, और हमारे पास पानी जो कि क्या है, एक लिक्विड है। अब हमने क्या करना है, 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और उनको डिसॉल्व करना है 100 ml पानी में। ठीक है, फिर इसके बाद में नाउ वी विल टेक आउट 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. We will keep diluting the solution like this 5 to 8 times. इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने एक बीकर में 100 ml पानी लिया, और उसमें आपने 2 से 3, सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। तो अब आपके पास टोटल वॉल्यूम कितनी है आपके सोल्यूशन की? 100 ml। ऑब्वियस सी बात है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका जो कलर है वो बहुत ही सुंदर सा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। तो जैसे हम 2 से 3 क्रिस्टल्स डालेंगे 100 ml पानी में, तो पूरे पानी का जो कलर है वो कैसा होने वाला है? पर्पल ही होने वाला है। अब आपके पास ये जो पूरा 100 ml का सोल्यूशन आया था, इस सोल्यूशन में से आप क्या करोगे? 10 ml निकालोगे। आई बात समझ में? ये पानी था 100 ml, इसमें आपने क्या करा है, 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, जिसके कारण पूरा का पूरा पानी क्या हो गया है, अब पर्पल हो चुका है। अब इसी सोल्यूशन का आपने क्या करना है, 10 ml निकालना है। 10 ml निकाल करके आपको फिर से क्या करना है, एक और बीकर लेना है, और उस दूसरे बीकर में आपको इस बार 100 नहीं, इस बार आपको 90 ml पानी लेना है। ठीक है, 90 ml पानी आपने लेना है, और इस बीकर से जो आपने 10 ml निकाला है अपना सोल्यूशन, वो 10 ml इस 90 ml वाटर में मिक्स करना है, ऐड करना है। समझ में आई बात? आपको इस वाले बीकर में क्या करना है, 90 ml लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 90 ml आपको पानी चाहिए है, और इस बीकर से जो आपने 10 ml सोल्यूशन निकाला है ये वाला, ये आप उसमें डाल देंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? देखो 100 ml है ना। अब इसके बाद में वही चीज़ हम रिपीट करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, 90 ml पानी लेंगे, और इस बार इस वाले सोल्यूशन का जो 10 ml है वो हम लेकर के इसमें 90 ml पानी में ऐड कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, 90 ml पानी लेंगे, और इस बार इस वाले बीकर में से 10 ml लेकर के इस वाले 90 ml पानी में मिला देंगे। रिपीट करेंगे ऐसा 5 से 8 बार। अब हो क्या रहा है, जितने बार, बेसिकली ये डाइल्यूशन की प्रोसेस है ना, कि आप शिकंजी बना रहे हो, आपने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर घोल ली है। अब आपको पी के लग रहा है कि ये तो पूरी चाशनी बन गई है, अब क्या करें, इसको डाइल्यूट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो जो आपके पास हुआ क्या था कि आपने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर डाली थी, तो वो बहुत मीठा हो गया था, तो आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, 1 गिलास पानी में 1 और गिलास पानी डाल दो, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो शक्कर जो है ना अपने आप कम हो जाएगी।
लेकिन क्योंकि आपको एक ग्लास ही शिकंजी भी नहीं, तो आप क्या करोगे, एक उसके ऊपर एक्स्ट्रा ग्लास तो डाल नहीं सकते हो, आप क्या करोगे, एक नॉर्मल ग्लास लोगे, उसमें आप पानी डालोगे और जिस पानी में आपने शक्कर घोल के रखी है उस पानी में से, उस आप बोल सकते हो कि शुगर सोल्यूशन में से थोड़ा सा जो शुगर सोल्यूशन है वो पानी में डाल दोगे। आई बात समझ में कि आपके पास ये वाला जो ग्लास था इसमें शुगर थी और पानी था और बहुत ज़्यादा था, ठीक है, मतलब शुगर, तो बिल्कुल चाशनी बन गया था। अब आपने क्या करा, दूसरा ग्लास लिया, उसमें आपने लिया वाटर और इस वाले शुगर सोल्यूशन में से थोड़ा सा आपने क्या करा है, शुगर सोल्यूशन ले लिया है। तो बेसिकली आपने क्या करा है, डाइल्यूशन किया है। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि हम हर बार क्या करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन परफॉर्म करते जा रहे हैं। हर बार क्या कर रहे हैं, 10-10 ml लेकर के, जैसे इस सोल्यूशन का 10 ml लेकर के आपने क्या करा, 90 ml पानी में डाल दिया, ऐड कर दिया। फिर इसके बाद में इस वाले सोल्यूशन का 10 ml लेकर के उसको 90 ml पानी में डाला। फिर इस वाले सोल्यूशन का भी 10 ml लेकर के आप क्या करोगे, डाइल्यूट करने के लिए उसको 100 ml पानी में डालोगे। आई बात समझ में कि इसका लिया क्या, 10 ml, उस 10 ml को डाइल्यूट कैसे किया, 90 ml पानी में डाल करके। फिर इस सोल्यूशन का 10 ml लिया, उसको आपने डाइल्यूट कैसे किया है, दोबारा से उसको 90 ml पानी में डाल करके। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, डाइल्यूशन परफॉर्म करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे 5 से 8 बार। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में हुआ क्या, हुआ ये कि जितने बार आप डाइल्यूशन परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आपके पास 100 ml का सोल्यूशन आ रहा है, उस सोल्यूशन का जो कलर है ना वो कैसा हो रहा है, पिंक ही होता जा रहा है। हाँ, इंटेंसिटी कम हो रही है। भाई हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमने क्रिस्टल लिया था, 2 से 3 क्रिस्टल्स हमने लिए थे और उसको हमने इस वाले बीकर के पानी में डाला था। तो जिस बीकर के पानी में हम क्रिस्टल्स डाल रहे हैं, उस बीकर के पानी का पर्पल होना तो जायज़ था, ऑब्वियस था। क्यों, क्योंकि उस पानी में तो हम डाल ही रहे ना क्रिस्टल्स, तो पानी में जाकर के क्रिस्टल्स क्या करेंगे, अपना रंग छोड़ेंगे, तो जिसके कारण जो पानी है वो पूरा का पूरा पर्पल हो जाएगा। अब जब हम लगातार डाइल्यूशन करते जा रहे हैं तो इस पर्पल कलर को दूर जाना चाहिए ना, उल्टा हो क्या रहा है, हर बार आपको बीकर में पर्पल कलर दिखाई दे ही रहा है। इंटेंसिटी कम हो रही है कलर की, पर्पल से जो अब कलर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लाइट होता जा रहा है। अब आपको यहाँ पे पिंक कलर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कलर तो आपको दिखाई दे रहा है। डाइल्यूशन लगातार आप करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कलरफुल नहीं, आपको पिंक कलर का पानी ही हर बार मिल रहा है। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि जितने बार आप डाइल्यूशन कर रहे हो ना, जैसे कि आपने इस वाले बीकर से 10 ml पानी लिया और उसको डाइल्यूट करने के लिए आपने क्या करा, इसको 90 ml पानी में डाल दिया। अब इस 10 ml सोल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स के कुछ पार्टिकल्स थे और वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे 100 ml के पानी को पिंक बना देंगे। फिर इस सोल्यूशन का भी आपने 10 ml लिया, इस 10 ml को आपने फिर और डाइल्यूट करा, फिर भी आपको कलर क्या दिखाई दिया, पिंक। ऐसा क्यों, क्योंकि इस 10 ml में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे। यानी कि लिया तो आपने केवल 2 से 3 क्रिस्टल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, लेकिन इन 2 से 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स थे। इतने सारे पार्टिकल्स थे कि हम कंटिन्यूअसली डाइल्यूशन परफॉर्म करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टिकल्स का जो नंबर है ना वो हर एक डाइल्यूशन में आता जा रहा है। इस वाले बीकर में हेलो आई एम हेयर, इस वाले बीकर में भी हेलो आई एम हेयर, इस वाले बीकर में भी हेलो आई एम हेयर। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स, कि जितने बार आप डाइल्यूट करोगे उतने बार कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो हर बार डाइल्यूशन में आ ही रहे हैं, और जितने बार आएंगे उतने बार पानी का जो कलर है वो पिंक होगा। तो डेफिनेटली ऐसे सक्सेसिव डाइल्यूशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के कम तो हो रहे हैं, जिसके कारण जो इंटेंसिटी है कलर की वो अब धीमी होती जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ना आते हुए। इतना समझ में आया आप सभी को? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे हमने एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करके ये समझा है कि भाई मेटल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, कि 2 से 3 हमने क्रिस्टल्स लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, और उन 2 से 3 क्रिस्टल्स में
पोटेशियम परमैंगनेट के इतने सारे पार्टिकल्स थे कि लगातार हम क्या कर रहे हैं, सक्सेसिवली डाइल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हर बार डाइल्यूशन पे हमको पानी का जो कलर है वो पिंक ही दिखाई दे रहा है। इंटेंसिटी कम हो रही है, मैं मानती हूँ, लेकिन कलर तो आ रहा है ना। देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन, ये क्या है, कैन चेंज, यहाँ पे चेंज आना चाहिए, कैन चेंज कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा सॉरी, ओके, यहाँ पे बोला है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि पानी के लार्ज वॉल्यूम को कलर कौन कर सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स। इट मीन्स दैट द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ tiny particles. They keep dividing themselves into smaller and smaller particles. लगातार डाइल्यूशन के बाद भी जो है ना पार्टिकल्स का नंबर कम नहीं हो रहा है, मतलब हो तो रहा है, पिंक कलर आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल है जो पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. आई बात समझ में? तो इसका जो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है उसमें कलर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे ये एक बीकर है, इसको हमने फिर और डाइल्यूट करा है, फिर और किया है, फिर और किया है, फिर और किया है, तो बहुत बाद में जाकर के आपको जो कलर है सोल्यूशन का वो कैसा दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा, है ना। लेकिन आप देख सकते हो कि जितने भी हम परफॉर्म करते जा रहे हैं डाइल्यूशन, सभी में आपको ऑलमोस्ट कलर तो दिखाई दे रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का। क्यों? क्योंकि एक या दो क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट के मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे क्या है, बस इस सेशन में मुझे आपको बस इतना ही समझाना था कि भाई जो हमारा मैटर है वो पहली बात तो क्या है वो चीज़, वो हमने समझ ली प्रीवियस सेशन में। फिर इसके बाद में ये मैटर किसका बना होता है वो मैंने आपको समझा दिया। आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स का बना है मैटर, तो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। फिर ये पार्टिकल्स में ऐसी क्या खास बात है कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। हमें क्या दिखाई देता है, पार्टिकल्स का एक एग्रीगेट दिखाई देता है, एग्रीगेशन दिखाई देता है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और वो इकट्ठा हुए पार्टिकल्स ही हमें क्या दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस सेशन का जो टारगेट था वो मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया है आप लोगों के साथ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में ना हम इन्हीं पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हुआ तो उसके बाद में हम जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़ लिए चैप्टर में, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। भाई थ्योरी पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, आई अग्री, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी तक की हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी के ऊपर सवाल कैसे बनते हैं, एनटीएससी में कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के एक नए टॉपिक को करेंगे डिस्कस। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, और इसको आप प्लीज़ विजिट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनटीएससी के स्टेज 1 स्टेज 2 की प्रिपरेशंस में जो भी चैप्टर्स चाहिए हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको होते हैं एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज्ड, मतलब अवेलेबल हो जाते हैं आपको। तो आपके लिए आप बोल सकते हो कि वेबसाइट को विजिट करना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।